स्वागत दोस्तों, आगे चलें के सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर अब कांग्रेस पार्टी खड़ी होने लगी है। बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर मामले दर्ज करवाने के बाद अब कांग्रेस ने भी मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के छात्र इकाई ने बीजेपी के गठबंधन में फूट डाल दी है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या नया झोल हुआ है, और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य के अंदर पहली बार ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों बताएंगे कौन सा ये राज्य है, और नीतीश कुमार की पार्टी क्या टूट जाएगी अगर निशांत को नहीं बनाया गया अगला बड़ा नेता। बताएंगे कौन से बड़े दिग्गज एनडीए गठबंधन के नेता ने यह बड़ा दावा किया है। और तेजस्वी यादव पहुंचे थे बिहार के सासाराम में दोस्तों, जहां से एक के बाद एक कई सारे अटैक लॉन्च किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें, तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन होती हुई दिखाई देने लगी है और इस बार बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की वोटर अधिकार यात्रा को मिली जोरदार तरीके की सफलता के बाद से बार बार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो या महाराष्ट्र हो, कहीं ना कहीं मुकदमे दायर करवाते हुए इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के मंच से बोले गए अपशब्द के बारे में बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और यहाँ तक कि बिहार बंद करके विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी का भी पलटवार शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने अब भाजपाइयों को एक एक करके सबक सिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों खबर सामने आ रही है अमेठी से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ में सीधा थाने पहुंच गए, जहां जाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करवाए गए। दोस्तों शुभम सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी के बेटे हैं और यहां पर हर घर से उनका पारिवारिक नाता है, और कुछ लोग बीजेपी के लोग यहां पर अमेठी की जनता की भावना को अपमानित करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा बोल रहे थे, इसीलिए इन सबके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। यानी कई सारे ऐसे भाजपाई है जिनके खिलाफ मुकदमा दायर करवाया गया है। अमेठी के अंदर एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के लोगों के द्वारा कराए जा रहे एक्शन पर इसी तरीके से करारा जवाब दिया जाएगा। यानी भाजपा के लोग हर जगह मुकदमे दायर करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं को परेशान करने की सोच रही थी। दोस्तों तो अब कांग्रेस पार्टी ने भी तय किया है कि एक भी भाजपाइयों को छोड़ा नहीं जाएगा। जब भी राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ कुछ भी उल्टा बोलेंगे तो तुरंत पार्टी के जिला अध्यक्ष जाकर शिकायत दर्ज करवा देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि इसी स्ट्रेटजी पर काम करनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक और एनडीए गठबंधन में बिहार के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। दोस्तों हालांकि चर्चा का कुछ हल नहीं निकल पा रहा, केवल चर्चा चल रही है। अमित शाह के घर पर एनडीए गठबंधन के लोग बैठे हुए थे, कुछ खास मिला नहीं दोस्तों, और इसके बाद बिहार में जब वापस लौटते हैं एनडीए वाले तो उल्टा सीधा बयान देने लगते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगते हैं। दोस्तों ऐसे में अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि एनडीए गठबंधन में एक और आपस में विवाद की खबर सामने आई है। बिहार से सटे राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को एबीवीपी यानी भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला था योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। इसके बाद अब एबीवीपी के कार्यकर्ता आदर्श तिवारी ने मंत्री राजभर को कानूनी नोटिस थमाते हुए कहा कि 5 दिनों के अंदर माफी मांगी, अगर माफी नहीं मांगी गई कोई कार्रवाई माफी के मामले को लेकर नहीं हुआ, यानी कुछ भी नहीं बोला मंत्री ने, चुप्पी साधकर मामले को टालने की कोशिश की तो फिर उनका जोरदार विरोध किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों एबीवीपी वाले अपनी ही सरकार के सहयोगियों को अल्टीमेटम देते हुए 5 दिनों के अंदर माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। इस तरीके की क्लियर कट धमकी दी गई है। इससे एक बात स्पष्ट है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन के अंदर आपसी तनातनी का ही ये बड़ा कारण है कि छात्र संगठन के लोग इस तरीके से योगी सरकार के मंत्री को खुला धमकी दे रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों जहां पर किसी सरकार ने ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। दरअसल कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने मिलकर फैसला लिया है कि राज्य के अंदर जो स्थानीय स्तर के चुनाव होने जा रहे हैं, जो पहले ईवीएम के भरोसे हुआ करता था उसे बदल दिया गया है। यानी अब वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाएंगे बल्कि बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। एक तरीके से क्लियर कट मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है कि ईवीएम पर अब जनता का भरोसा नहीं है, लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल बोल ही नहीं रही
बल्कि अपने शासित राज्य के अंदर वो एग्जाम्पल सेट करके बीजेपी को बताना चाहते हैं कि कितना जमीन आसमान का अंतर है। दोनों तरीके से चुनाव कराने में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में दोस्तों डीके शिव कुमार ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि यह कर्नाटक सरकार का निर्णय है, फिर बीजेपी क्यों घबरा रही है। स्थानीय निकाय चुनाव कराना राज्य सरकार का अधिकार होता है और ये आधिकारिक कानून में स्पष्ट रूप से दिया गया है। हमारी सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया है, इससे बीजेपी के लोग क्यों बौखला रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब सारी पार्टियां इस बात को मानने को तैयार है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए, तो भाजपाइयों को क्यों दिक्कत होने लगी है। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में हर दिन कुछ ना कुछ राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोस्तों ऐसे में बिहार में जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अभी तक राजनीति में एंट्री नहीं दिलाई जा रही है और कई नेता कहते हैं कि शायद नीतीश कुमार के बेटे निशांत चुनाव लड़ेंगे भी नहीं। इस पर दोस्तों जनता दल यूनाइटेड में पहले रह चुके और नीतीश कुमार के करीबी आरएलएम पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि निशांत को अगर नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो जनता दल यूनाइटेड एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। यानी उनका दावा है कि बिना नीतीश के जनता दल यूनाइटेड का चल पाना असंभव है और वो निशांत कुमार को अगला नेता घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बिल्कुल भी एग्री करते दिखाई नहीं देते। दोस्तों नीतीश कुमार मान के चलते हैं कि उनका बेटा अभी पूरी तरीके से राजनीति करने और सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि अपने बेटे को राजनीति में लेकर आओ, तभी जनता दल यूनाइटेड संभलेगी, वरना जेडीयू छिन्न छिन्न बट जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा बोल तो सही रहे हैं, लेकिन उनके मानसिकता उनके उद्देश्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार के बाद कुछ नेता है जो अपने आप को बिहार की राजनीति के धुरी के तौर पर बनाना चाहते हैं, आगे लेकर आना चाहते हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा वो चेहरा हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उस तरीके का एक प्रयास भी किया जा रहा है और इसलिए जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार राजनीति में नहीं रहेंगे और निशांत कुमार को सारी जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो आसान होगा उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेताओं के पास मौका कि वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करे और निशांत कुमार को साइडलाइन कर दे। देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या जानकारी सामने आती है। दोस्तों हालांकि नीतीश कुमार इतनी जल्दी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जब तक उनको जनता हराएगी नहीं वो पीछे हटेंगे नहीं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सासाराम बिहार पहुंचे थे। दोस्तों जहां पर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के बलिदान को याद करते हुए तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें बोली। दोस्तों तेजस्वी कहते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या करने वाले, कर्पूरी जी को गाली देने वाले लोग आज भी आदरणीय लालू यादव जी को गाली दे रहे हैं। युवा जन नेता तेजस्वी यादव जी को गाली दे रहे हैं क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि कभी अपने विचारधारा को लेकर लालू यादव जी ने समझौता नहीं किया। जैसे बाबू जगदेव प्रसाद जी ने हर बलिदान देने को सदैव सज्ज दिखाई दिए और उसी प्रकार आदरणीय लालू यादव जी भी हर प्रकार की प्रताड़ना को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, बीजेपी से कभी हाथ नहीं मिलाया। और तेजस्वी यादव के इस बयान का बड़ा दूर तक मामला है दोस्तों, क्योंकि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित जंगल राज के दावे के खिलाफ एक बयान है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी के लोग दावा करते हैं कि लालू यादव जी के टाइम में ही जंगल राज था, लेकिन हकीकत सबको पता है कि उससे पहले का जो दौर था दोस्तों वो और ज्यादा खराब दौर था और लालू यादव जी के टाइम में सोशल जस्टिस ने अपना सबसे बड़ा ऊंचा मुकाम देखा था। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, और यही बातें उन लोगों को पसंद नहीं आती जो लोग लालू यादव से घृणा करते हैं और कहीं ना कहीं लालू यादव की सरकार को लेकर उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि असली जंगल राज अगर कभी था तो वो अभी के टाइम में है, जब नीतीश सरकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल भी संभल नहीं रही। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों। चुनाव के पहले प्रशासनिक अफसरों, सेलिब्रिटी और शिक्षाविदों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए राजनीति में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ बड़े लोग हैं जो अब कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी कई सारे बड़े प्रोफेसर, शिक्षाविद कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और अब और भी कई सारे लोग ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के साथ आ रहे हैं। विचारधारा मैच करने के बाद ये सारे लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शिक्षाविद डॉक्टर संजय कुमार हाजरा अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। हाजरा वर्तमान में एमकेएस चंदौना विश्वविद्यालय दरभंगा में राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर है दोस्तों। वे लंबे समय से शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम करते आए हैं और वो अपना अनुभव भी पार्टी के अंदर आकर शेयर करेंगे दोस्तों। तो ऐसे में जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन सबको पार्टी अपने साथ में लेकर आ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो नीतियों में बदलाव देखने को मिल रहा है और पार्टी इस बार जनता से सीधे जुड़ पा रही है दोस्तों। उसके पीछे बड़ा कारण यह कि कई सारे दिग्गज लोग कांग्रेस पार्टी
के साथ जुड़े हुए हैं और वो बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। और काफी डिस्कशन के बाद कांग्रेस पार्टी कोई रणनीति तैयार करती है। ऐसे में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों का होना पार्टी में जरूरी है और इसीलिए कहीं ना कहीं प्रोफेसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षाविद, हर प्रकार के शिक्षाविदों को साथ में लेकर आया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक नए तरीके की राजनीति है और इसी से कहीं ना कहीं जनता का विकास हो सकता है, जनता में भरोसा जताया जा सकता है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंदर विजय राघवपुर सीट से बीजेपी के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है दोस्तों। अवैध खनन के एक मामले में हाई कोर्ट के जज को फोन करके धमकाने की कोशिश के बाद विधायक पाठक सुर्खियों में है। इस घटना ने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर विधायक पर कदाचार यानी गलत व्यवहार अपनाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हमला करते हुए इस मामले पर कहा कि विधायक पाठक के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है। पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 30 दिन जेल में रहने पर भी विधायकों की सदस्यता खत्म करने का जो कानून लाने वाले प्रधानमंत्री को अब इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। पाठक की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, यह भी डिमांड की गई है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक्शन ले। आपको बता दें कि इस तरीके से एक जज को धमकाना, वो भी अवैध खनन के मामले को लेकर, यह साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी है दोस्तों। इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जो खुलेआम देश के जुडिशरी को, जज को धमकी दे रहा है। दो शब्द जरूर लिख बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार में चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग के मामले को लेकर चर्चा के बीच बड़ा बयान दिया है दोस्तों। जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ गई तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी ने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन जन समर्थन बहुत है। कांग्रेस माले वाले छाती पीट रहे हैं तेजस्वी यादव के पास, लेकिन हमारा जो वोटर है कभी नहीं जाता है। हमारे पास जो वोटर है एकदम साथ में है। जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए हुए चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दावे से कह सकता हूं कि बिना पैसे की वो भीड़ जुटा ले तो मैं मान जाऊंगा। यानी चिराग पासवान पर उनका निशाना है दोस्तों। वो चिराग पासवान को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, चिराग पासवान बार बार जीतन राम मांझी पार्टी के द्वारा डिमांड किए जा रहे सीट को लेकर निशाना साधते हुए कहते हैं कि ये सारी बातें पार्टी फोरम पर होगी, गठबंधन के बैठक के दौरान होगी, यहाँ पर बाहर में बातचीत नहीं हो सकती। और इसके बाद और भी कई तरीके के बयानबाजी और गुटबाजी एनडीए गठबंधन में देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि एनडीए गठबंधन बिहार में इस समय आपस में लड़ता हुआ एकमात्र गठबंधन दिखाई दे रहा है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अब देखते हैं चिराग पासवान इस पर क्या कोई जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, या फिर मामले पर शांति से बैठ जाते हैं। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वाराणसी से 2024, 2019, 2014 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय ने एक बयान दिया है दोस्तों। अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहते हैं कि एबीवीपी के छात्रों के ऊपर जो लाठी चलाई गई, योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी के द्वारा जो आदेश दिया गया उसके बाद कार्रवाई की गई। ओम प्रकाश राजभर के घर पर क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका जवाब सामने आना चाहिए। यानी दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने केवल एक बयान दिया था, लेकिन जो लाठी चार्ज हुई है वो योगी सरकार बीजेपी पुलिस के द्वारा की गई थी। तो इसे लेकर अजय राय सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर को परेशान किया जा रहा है दोस्तों। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता दूसरे नेता के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अथाह है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। वहीं पर असम के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुवाहाटी में इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पोस्ट के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का स्वागत किया है दोस्तों। उनके स्वागत के लिए गौरव गोगोई खुद मौजूद रहे और अन्य सभी नेताओं ने कहा कि हम इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए वोट डालेंगे। अब देखते हैं जब इलेक्शन में वोट डाले जाएंगे 9 तारीख को तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है दोस्तों। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इंदौर के महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बेटे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में लड़के ने केंद्र और बीजेपी सरकार की बखियां उधेड़ दी है दोस्तों। मंच पर उस वक्त मोहन यादव मौजूद थे। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर मंच पर बैठे मजबूरी में ताली बजा रहे थे। यह वीडियो इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था दोस्तों। इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई थी, यानी डिबेट कॉम्पिटिशन रखा गया था। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार की किरकिरी होने के बाद अब बीजेपी के लोग इस विवाद से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लाइव स्ट्रीम वीडियो को हटा दिया गया है दोस्तों। लड़के ने मंच से ऐसे खुलासे किए और हमले किए कि विपक्ष ने कहा कि बीजेपी के लोग भी शर्मा गए होंगे। लड़के ने मंच से ऐसे खुलासे कर दिए दोस्तों और भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम घोटालों के बारे में टिप्पणी की, जिसे सुन नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। और जैसे तैसे आवाज शांत कराने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन लगातार एक बात क्लियर दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर का जो बेटा है, यानी यूं कहिए दोस्तों कि अचानक से बीजेपी के नेता के घर में प्रहलाद बेटा है जो बीजेपी की पोल खोल रहा है। वरना तो
भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा या बड़ा कोई कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पाता, लेकिन मुख्यमंत्रियों के सामने जमकर खरी खोटी सुनाई गई है। दोस्तों 2 शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर ये खबर सामने आती है दोस्तों महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार एक डीएसपी को फोन करते हुए कहते हैं कि डीएसपी साहब कोई एक्शन नहीं लेना है, इलीगल यानी जो गलत तरीके से अवैध खनन चल रहा था दोस्तों उसे रुकवाने के लिए डीएसपी साहब पहुंच गए दोस्तों। इसके बाद अचानक से बीजेपी के नेता अजीत पवार का फोन आता है, वो डीएसपी से कहते हैं कि मुझे नहीं जानते, मैं डिप्टी सीएम हूं। इसके बाद डीएसपी ने पहचानने से मना करते हुए कहा कि मुझे मेरे फोन पर फोन करिए तब मैं पहचान पाऊंगी। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अजीत पवार और बीजेपी के बीच तनातनी की खबर सामने आती है, लेकिन अजीत पवार कहीं ना कहीं उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने अजीत पवार को जिताने के प्रयास किए थे। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, क्योंकि रवीश कुमार की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। रवीश कुमार कहते हैं कि ये खबर वायरल है, सबने देखा, क्या कोई कार्रवाई हुई? आईपीएस संघ ने इसकी निंदा की क्या? अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने से सीधे उप मुख्यमंत्री का फोन आ रहा है और प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार कम हो गया है। अब प्रधानमंत्री को एक ही बात कहनी चाहिए कि भारत स्वर्ग बन गया है। रवीश कुमार ने जो तंज कसा है दोस्तों एकदम उसके पीछे लॉजिक है, यानी एकदम तर्कों के साथ उन्होंने निशाना साधा है दोस्तों। अगर बीजेपी की सरकार इस तरीके से अवैध खनन वालों को नहीं रोकेगी दोस्तों, अवैध खनन करने दिया जाएगा क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, और उसके बाद डीएसपी जो कार्रवाई करने पहुंचे हैं उन्हीं को धमकाया जा रहा है, तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति होगी? ये एक सिंपल सा सवाल है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर महायुति सरकार के अंदर विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए राज्य सरकार ने आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल के द्वारा की गई मांग का समर्थन कर दिया और हैदराबाद गजेटियर को लागू करके भानुमति का पिटारा खोल दिया है। यानी अब इसे लेकर एक जबरदस्त तरीके का माहौल बनेगा दोस्तों और विरोध देखने को मिलेगा। पहले ओबीसी समाज इसे लेकर भड़केगा और उसके बाद अलग अलग और भी समाज के लोग अपने आरक्षण की डिमांड करेंगे और एक जोरदार तरीके का घमासान देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि छगन भुजबल क्योंकि ओबीसी समाज से आने वाले नेता है दोस्तों, ऐसे में उन्होंने बीजेपी की सरकार के फैसले का विरोध किया है और स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि यह ऐसा गंभीर मामला है जिस पर हमको विचार करना चाहिए था, लेकिन हमने मनोज जरांगे पाटिल की बातें मान ली और इससे दूसरे समुदाय के लोग भी विरोध करने आएंगे और टेंशन और ज्यादा बढ़ सकती है। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी मानते हैं कि छगन भुजबल को अब बातें कम करनी चाहिए और पहले मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद मैदान में उतरकर विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई उनको महाराष्ट्र सरकार का फैसला अच्छा नहीं लग रहा तो वो इस्तीफा दे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बिना इस्तीफा दिए अगर अपनी सरकार की आलोचना भी करेंगे तब भी लोग उनको ज्यादा भाव नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है कि वो ओबीसी समाज को एकजुट कर लेते हैं, समाज उनको वोट दे देता है, बाद में आकर बीजेपी से मिल जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं साठ गांठ करके काम कर रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि लोगों की नाराजगी काफी ज्यादा है एनडीए गठबंधन के इन नेताओं से। दोस्तों अब देखते हैं छगन भुजबल इस पूरे मामले पर क्या बड़ा कदम उठा सकते हैं। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद पर लगे टोटी चोरी के आरोप पर पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 2 अधिकारियों ने फेक न्यूज फैलाकर मेरी बदनामी कराई। एक थे आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी और दूसरे एक अधिकारी जो भाग गया है, ओएसडी कौशिक नाम है उसका। ये इल्जाम लगाया कि टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाओगे आप भूल सकते हो, मैं कभी नहीं भूलूंगा, उन अधिकारियों को भी कभी नहीं माफ करूंगा। अखिलेश यादव ने साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करने वाले अधिकारी अविनाश अवस्थी को स्पष्ट बोल दिया है कि तेजस्वी यादव कभी भी नहीं भूलेंगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस की एकजुटता की सरकार बनेगी दोस्तों, उसके बाद इन सारे अधिकारियों को खोजबीन कर उनके खिलाफ मामला भी चलवाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये स्पष्ट बोल रहे हैं अखिलेश यादव। इसका मतलब उनके मन में कोई डाउट नहीं है कि ये जितने भी गलत कृत्यों में शामिल पाए गए हैं सबके खिलाफ एक्शन होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पटना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने मजार के ऊपर चादर पोशी करते हुए प्रदेश में अमन और चैन और तरक्की की दुआएं मांगी है दोस्तों। आपको बता दें कि इससे पहले वह कानून को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार से आम मुस्लिम समाज के लोग नाराज है दोस्तों, उस पर कहीं ना कहीं स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सारी चीजें नीतीश कुमार चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो सबको पता है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के हित के खिलाफ कैसे काम किया है दोस्तों और कैसे बीजेपी को केंद्र से लेकर हर जगह सपोर्ट करते आ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा पूरे मामले पर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
नेता विपक्ष राहुल गांधी की ओर से रेल मंत्री को पत्र लिख के रायबरेली में राजधानी के स्टॉपेज बनाने की मांग की गई है दोस्तों, यानी राजधानी ट्रेन को यहां पर भी रुकनी चाहिए, रायबरेली में भी रुकना चाहिए। राहुल गांधी की इस डिमांड पर देखते हैं क्या जानकारी आगे मिलती है दोस्तों। जो भी अपडेट आती रहेगी इससे जुड़ी हुई आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के आवास पर करवा रही है प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने लगाया विभाजनकारी मानसिकता अपनाने का आरोप दोस्तों। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अपने सहयोगियों के आवास पर प्रदर्शन बीजेपी करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी विभाजनकारी सोच अब उस गुट में भी दरार डाल चुकी है। उन्होंने बीजेपी पर सहयोगियों को इस्तेमाल करने और बर्बाद करने का आरोप लगाया है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ओपी राजभर जैसी पार्टियों का भविष्य तभी था जब वो कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के साथ में थे, क्योंकि तब कांग्रेस या सपा दोनों मिलकर कोशिश करते थे कि पार्टियों का विस्तार हो। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जो नई सहयोगी पार्टी थी उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। आप लोग की क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपका चैनल। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत धन्यवाद।